हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राजेंद्र's क्लासेस। राजेंद्र प्रसाद दास। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा कि मतलब मैं यहाँ पे जो भी बच्चे आ रहे हैं कि एग्जाम देंगे 10 मई को, जो कमिंग मई को जो क्लास 10 के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ही क्लास कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू पूरा चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए कोशिश करूंगा। तो उसी के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ कि मतलब सारे के चैप्टर्स एक बाय एक क्वेश्चन कर करके मैं क्लास कर रहा हूँ। जो भी मुझे पता है कि जो कोरोना आया है, कोरोना की वजह से बहुत सारे बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाए हैं, तो एक सोशल सर्विस के मोड में मैं इसको मतलब क्लास चालू कर रहा हूँ, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के थ्रू मैं सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको अगर कोई भी डाउट आ रहा हो तो ये मेरा नंबर है यहाँ पर, तो आप मुझे इसमें बिल्कुल व्हाट्सअप करके उसमें डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है। तो जो भी अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगेगा तो फिर ये आप कृपया करके अपना दोस्तों के साथ, जो भी बाकी सारे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मतलब सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं पेंडेमिक की वजह से, उनके साथ शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, तो फिर शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। ठीक है बेटा। तो रियल नंबर्स पढ़ेंगे, तो रियल नंबर्स पढ़ने के पहले हम एक दो बातें इसमें ऐड का मतलब एक दो बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। रियल नंबर से पहले एक तो चीज आता है इस चैप्टर में कि थ्योरम ऑफ, एक तो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक चीज आता है इसमें कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है? इस थ्योरम के हिसाब से ये बोला जाता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इस थ्योरम के हिसाब से बोला जाता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है तो वो कंपोजिट नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स बताया मतलब बनाया जा सकता है। कोई भी कंपोजिट नंबर होगा तो उसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हम बना सकते हैं। यही होता है क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में हम बना सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है। कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में बना सकते हैं। इसी को बोलते हैं क्या बेटा? इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है। और क्या है? हाँ, एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में एक चीज निकल के आता है क्या कि मतलब ये जो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है कि मतलब कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर हो। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसमें दो फैक्टर्स होते हैं। दो फैक्टर्स मतलब एक तो वन, पहला फैक्टर हो जाएगा वन, और एक फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा? और एक फैक्टर हो जाएगा वो नंबर खुद। Number which are having two factors, those are known as prime numbers. And those two factors are what beta? One is one itself and another one is number itself. अगर कोई भी नंबर में दो से ज्यादा फैक्टर हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम बोलेंगे कंपोजिट फैक्टर। इफ ए नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर देन विल से इट इज अ कंपोजिट नंबर। इसमें एक चीज और भी याद रखने वाली बात है कि मतलब दुनिया में जितने भी नंबर है, चाहे वो प्राइम हो या फिर कंपोजिट हो, कंपलसरी उनके पास क्या है? दो फैक्टर्स रहेगा ही रहेगा। दो फैक्टर रहेगा मतलब दो फैक्टर क्या क्या रहेगा? एक तो वन रहेगा और वो नंबर खुद रहेगा। अगर इसके अलावा तीसरा कोई फैक्टर आ जाता है तो फिर उसको कंपोजिट बोलेंगे, अगर नहीं आता है तो उसको प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है। If a number has only two factors, every number in the universe has two factors. That is, every number has one as its factor and the number itself as its factor. If apart from that another at least one factor is there, then that number is called as composite number or else it is called as prime number. ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो कोई भी नंबर को हम अगर फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों करते हैं? कोई मतलब कंपोजिट नंबर को, मान लो मैंने 6 बोल दिया, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करते करते जाएंगे जब तक हम हमारा एक प्राइम नंबर फाइनली नहीं आ जाता। ठीक है। तो प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज टू। बहुत सारे बच्चों को यही दिक्कत रहता है कि वो प्राइम नंबर और इवन नंबर को सेम मान लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर को हाँ, स्मॉलेस्ट, कभी कभी वो ये बोल देते हैं कि जो टू है वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, क्योंकि वो कंफ्यूजन इसी में रह जाता है कि उनको लगता है कि
कंपोजिट नंबर और इवन नंबर सेम है। बस एक बात तुम्हें याद रखना है बेटा, 2 इज द ओनली इवन नंबर व्हिच इज द प्राइम नंबर, और 2 ही सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3। इतना बात तुमको याद रखना है, ठीक है बेटा? ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो इसमें क्या है, मैंने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का बात में डिस्कस कर लिया। तो ये 6 जो है, मैं अगर इसको प्राइम नंबर में डिवाइड करूंगा, 2 से शुरू करते हैं, हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से शुरू करते हैं। जब तक वो वाला डिवाइड होता जा रहा है उसमें डिवाइड करते जाना है। जब वो वाला प्राइम नंबर में डिवाइड, मतलब देखो 6 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, जब तक ये तो 2 3 जा 6 आ गया, यहाँ पे क्या 3 जो है वो प्राइम नंबर आ गया फाइनली। तो फाइनली प्राइम नंबर आ गया, मतलब हम इसका प्राइम फैक्टरेशन लिख सकते हैं 2 into 3। मतलब ये प्राइम फैक्टरेशन मतलब सारे के सारे फैक्टर्स जो है प्राइम होंगे, सारे के सारे फैक्टर्स जो होंगे प्राइम होंगे। ठीक है, और क्या है इसमें, और एक दो तीन चीज है कि मतलब एचसीएफ एलसीएम के बारे में है। एचसीएफ एलसीएम क्या होता है बेटा? एचसीएफ जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो एचसीएफ कौन कौन से मतलब चीज में आता है, देखो जहां पे भी मोस्टली जनरली जहां पे हाईएस्ट वाला टर्म आएगा, ठीक है, हाईएस्ट या फिर लार्जेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट, ये वाला टर्म आ रहा है ना, उसी क्वेश्चन में जनरली तुम्हें एचसीएफ का कंसेप्ट लगाना है। मैंने क्या बोला? जनरली लगाना है। एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं जहां पे हाईएस्ट लगा हुआ रहता है लेकिन वहां पे एलसीएम लगाना होता है, लेकिन वो थोड़ा क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन के हिसाब से वहां पे एलसीएम सही है, बस तुम्हें मतलब थोड़ा समझना है वो वाला क्वेश्चन को। वो वाला क्वेश्चन भी है इस सेट में, मैं करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन जनरली ये वाला वर्ड जहीं पे दिखता है, तुम ब्लाइंडली यू कैन, ब्लाइंडली एक दो केस को छोड़कर बाकी सारे केस में तुम एचसीएफ लगा सकते हो। वैसे ही एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल ये वाला फैक्टर्स है, कॉमन फैक्टर्स ये वाला मल्टीपल है, ठीक है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब यहाँ पे अगर लोएस्ट वाला टर्म आएगा या फिर लीस्ट वाला टर्म आएगा या फिर स्मॉलेस्ट वाला टर्म आता है, तो वहीं पे एलसीएम का कंसेप्ट लगता है बेटा, वहां पे एलसीएम का कंसेप्ट लगता है। इसके अलावा देखो कोई भी दो नंबर का एचसीएफ और फिर एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? एचसीएफ निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है? पहले तो कॉमन फैक्टर देखना पड़ता है। कॉमन फैक्टर निकालना पड़ता है सारे नंबर्स का। मान लो दो नंबर का निकाल रहा हो तो दो नंबर्स में जितने भी कॉमन फैक्टर्स है उसको निकालना है। तीन नंबर को निकाल रहे हो तो तीन नंबर में कॉमन फैक्टर सेम होना चाहिए। चार नंबर का निकाल रहे हो, चार नंबर का कॉमन फैक्टर सेम होना चाहिए। तो वही कॉमन फैक्टर्स निकालने के बाद उसका जो लोएस्ट पावर होगा वही लोएस्ट पावर को तुम्हें लेना है। लोएस्ट पावर ही एचसीएफ हो जाएगा। लोएस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इज नोन एज द एचसीएफ, ठीक है। लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर, सॉरी यहाँ पे मैंने फैक्टर लिख लिया, ये हो जाएगा लोएस्ट पावर, ठीक है। तो लोएस्ट पावर जो होगा उसी को, उसी से हम क्या डिसाइड करते हैं? एचसीएफ डिसाइड करते हैं, ठीक है। वैसे ही एलसीएम कैसे निकालते हैं बेटा? एलसीएम दो तरीके को निकालते हैं। देखो पहले क्या होता है कि जो जितने भी कॉमन फैक्टर्स है उनको लिख लो। कॉमन फैक्टर्स जितने भी है उनको लिख लो, और कॉमन फैक्टर्स जो भी है, कॉमन फैक्टर लिखने के बाद उसका मैक्सिमम पावर ले लो। उसका मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर ले लो, ठीक है। उसका हाईएस्ट पावर ले लो। फिर अगर सारे कॉमन फैक्टर्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद अगर कोई नॉन कॉमन फैक्टर्स बचता है तो वो नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लो कॉमन फैक्टर्स में। तो जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा एलसीएम। देखो एचसीएफ में एक चीज और, एक मतलब ध्यान से सुनोगे बेटा, ये वाला मतलब इंपॉर्टेंट चीज है कि एचसीएफ जब हम कॉमन फैक्टर देखते हैं ना, जितने भी नंबर्स देखते हैं सारे के सारे नंबर में वो वाला कॉमन फैक्टर रहना मैंडेटरी है। मतलब मान लो कि मतलब मैं दो तीन चीज नंबर लिख लिया, 10 10 20 25, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 into 5, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर, है ना। यही है। तो देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तीनों में 5 है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है? इसका कॉमन फैक्टर 5 है। और इसका, इसमें से एचसीएफ निकालने के लिए सबसे लोएस्ट वाला पावर 5 का लेना है। यहाँ पे देखो 5 का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे 5 का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे 5 का पावर 2 है। तो लोएस्ट पावर ऑफ 5 कितना है? 1 है। तो 1 हम लेंगे तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 5। देखो 5 तीनों में प्रेजेंट है तभी लिए थे।
लेकिन एलसीएम के लिए ये जरूरी नहीं है। एलसीएम के लिए कोई दो नंबर्स में अगर कोई भी कॉमन फैक्टर हो उसको ले सकते हैं। एचसीएफ में जो लिमिटेशन है कि सारे के सारे नंबर्स में हमें कॉमन फैक्टर जो है वो रहना चाहिए, जो कि एलसीएम में नहीं है। एलसीएम में कोई भी दो नंबर में से कोई भी दो नंबर में अगर हमारा कॉमन फैक्टर है, वो वाला कॉमन फैक्टर हम ले सकते हैं, और वो कॉमन फैक्टर लेने के बाद वो कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर हमें लेना है। पूरा बस जितना भी नंबर है, देखो यहाँ पर क्या है, एक तो 5 कॉमन फैक्टर है, तो 5 को मैं ले लूंगा। 5 एक तो कॉमन फैक्टर है, और क्या कॉमन फैक्टर है, 2 भी एक कॉमन फैक्टर है, तो मैं 2 को ले लूंगा। उसके बाद क्या करना है मुझे, 5 का हाईएस्ट पावर, 5 का हाईएस्ट पावर 2 है, 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, दैट इज 25 इंटू 4 100। देखो यहाँ पर तो सिर्फ कॉमन फैक्टर था, अगर कुछ नॉन कॉमन फैक्टर भी होते, मतलब इसमें होते, 10 में होता, 20 में नहीं होता, या फिर 20 में होता, 25 में नहीं होता, उसको बोलेंगे नॉन कॉमन फैक्टर। अगर नॉन कॉमन फैक्टर भी होते ना बेटा, तो उसको क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर टू द पावर हाईएस्ट पावर हम पहले ले लेते, उसके साथ मल्टीप्लाई करते, किसको, नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लेते। कॉमन फैक्टर टू द पावर हाईएस्ट पावर ले लेते, उसके साथ किसको मल्टीप्लाई करते, नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लेते, और मल्टीप्लीकेशन के बाद जो प्रोडक्ट आता है वो क्या हो जाता है, हमारा एलसीएम हो जाता है। होप इतना तक समझ में आ गया होगा। अभी दूसरा चीज, और एक चीज तुम्हें जानना है बेटा, कि मतलब कोई भी दो नंबर्स के लिए, मतलब ये वाला गौर करना, मैं दो नंबर बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग अबाउट द टू नंबर्स। इफ देयर आर टू नंबर्स, देयर एचसीएफ इज गिवन, देयर एलसीएम इज गिवन, then there is a formula that HCF into LCM, the product of HCF and LCM will be the product of two numbers. Product of HCF and LCM will be product of two numbers. ठीक है, this is applicable only for two numbers. ठीक है, you should remember that दो नंबर के लिए ये applicable है, पूरा मतलब तीन नंबर होगा, it's not applicable, फोर नंबर होगा, it's not applicable, it's only applicable to two numbers. Okay, you have to remember, if there are two numbers and their HCF is given, their LCM is given, so their product of HCF and LCM will be the product of two numbers. Hope you understand. इतना तक तुम्हें जानना था, बाकी का कंसेप्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू से हम गेन करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे, उसके साथ जो भी कंसेप्ट आता जाएगा मैं तुमको बोलता जाऊंगा। ठीक है बेटा, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन दिया है, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज एन इंटीजर, नेचुरल नंबर, ऑड इंटीजर एंड इवन इंटीजर। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो पहले तो है, इसको हम ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे, ऑप्शन के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टली ऐसा मत कर देना कि 8n माइनस 1, 8n प्लस 1, 8n प्लस 2, 8n प्लस 3, या फिर 2n प्लस 1, ऐसे मत करना इसको। इस सारे क्वेश्चन को अगर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आ रहा है तो एमसीक्यू को ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करना। देखो नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है जो नेचर में जो सारे नंबर अवेलेबल है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ऐसे करके सारे के सारे ये क्या है, नेचुरल नंबर है, जो नेचर में एक्चुअली अवेलेबल है, जो नेचर में एक्चुअली अवेलेबल है उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। फिर एक नंबर आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है बेटा, नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो ऐड हो जाता है तो उसको बोलते हैं होल नंबर। जीरो के साथ अगर नेचुरल नंबर सारे, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे ऐड हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं होल नंबर। फिर एक आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है बेटा, होल नंबर और उसके साथ सारे के सारे नेगेटिव नंबर, होल नंबर और उसके साथ सारे के सारे आता है नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4, ऐसे ऐसे करके चलता जाएगा, तो इसको बोलते हैं इंटीजर। इसके अलावा और एक नंबर आता है बेटा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, देखो रेशनल नंबर में इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, इसका मीनिंग देखो। रेशनल नंबर वो है जिसको रेशियो फॉर्मेट में हम रख सकते हैं, रेशियो फॉर्मेट मतलब p/q फॉर्मेट में, और ये इसका वैल्यू p/q में पूरा रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब डेसिमल में होगा, p/q में रहना चाहिए तभी उसको रेशनल बोलेंगे। जैसे कि मैंने बोला 4 एक रेशनल नंबर है, क्यों, इसको मैं बोल सकता हूँ 4/1। अच्छा 2/3 एक रेशनल नंबर है, 8/6 एक रेशनल नंबर है, जिसको भी p/q फॉर्म में रख सकते हैं उसको रेशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए। q जीरो हो जाएगा तो ये वाला टर्म जो है ना वो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा तो फिर ये डिफाइंड ही नहीं होगा। तो रेशनल नंबर के लिए क्या कंडीशन है, p/q फॉर्म में रहना चाहिए, q जीरो नहीं होना चाहिए, और क्या है, हमेशा p/q फॉर्म में रहना चाहिए। अभी इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज,
देखो हम क्या जानते हैं कि अगर नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4 5 ऐसे करके होगा, है ना, ऐसे करके होगा। और इंटीजर होगा तो क्या होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे करके होगा, है ना। अगर नेचुरल नंबर ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई तब करेगा कि मतलब जब n, कोई भी नेचुरल नंबर n के जगह में पुट कर दो, any natural number if it is replaced by in the place of n, if it is satisfied, if it is divisible by 8, then we'll get our answer। मतलब अगर n के जगह में, अगर इसका आंसर नेचुरल नंबर है तो कोई भी नंबर पुट कर दो, n के जगह में 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, 4 पुट कर दो, अगर वो सारे के सारे आंसर डिविजिबल बाय 8 है तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, अदरवाइज ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है बेटा, ये वाला ऑप्शन गलत है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो n इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ, मान लो n इज इक्वल टू 1, तो n स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा 0। 0 तो 8 से डिविजिबल है, 0 जो है 8 से डिविजिबल है, लेकिन 0 तो सारे नंबर्स में डिविजिबल है, 8 ही क्या है, दुनिया में जितने भी नंबर्स है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 0, है ना। तो हम नेक्स्ट चेक करेंगे कि n इजिकल टू 2 के लिए ये सही बैठ रहा है कि नहीं। तो n इजिकल टू 2 के लिए n स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 4 माइनस 1 3। अगर यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 8 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, 3 8 से डिविजिबल नहीं है, और हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे ही चेक कर लिया कि जो 2 है वो 8 से डिविजिबल नहीं है। जो आंसर n इजिकल टू 2 के लिए ये वाला जो टर्म है वो 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो अपना ऑप्शन गलत है, ये वाला कभी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये वाला कभी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर हम चलते हैं इंटीजर की ओर। अच्छा ये वाला इंटीजर में देखो यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, अगर n इजिकल टू 2 होता तो ये वाला तो डिविजिबल नहीं होता। मान लो n इजिकल टू 0 पुट कर दिया मैंने, 0 इजिकल टू 0 स्क्वायर माइनस 1, ये -1 हो जाएगा, -1 तो 8 से डिविजिबल नहीं है, वैसे भी n इजिकल टू 2 भी पुट कर लो, 2 पुट कर लोगे तो 2 स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 भी 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। ठीक है। अच्छा ऑड इंटीजर क्या है, ऑड इंटीजर मतलब क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, और क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, -3 हो सकता है, -5 हो सकता है, -7 हो सकता है, ऐसे ऐसे करके हो सकता है। अगर मैं ऑड इंटीजर पुट करता हूँ, मान लो मैं n के जगह में 1 पुट कर रहा हूँ, 1 पुट किया तो n स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 0, तो 0 8 से डिविजिबल है होगा। n इक्वल टू मान लो मैं -1 पुट कर दिया, -1 का स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1, -1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 0, अभी भी ये 8 से डिविजिबल है। n इज इक्वल टू मैं 3 कर रहा हूँ, 3 को अगर पुट करूंगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1 ये 8, 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, 8 जो है 8 से डिविजिबल है तो होगा, ऑब्वियसली होगा। n इज इक्वल टू 5 पुट करके देखता हूँ, n स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 1 25 माइनस 1 25 माइनस 1 ये 24 हो जाएगा, 24 8 से डिविजिबल है, 24 8 से डिविजिबल है। तो ऐसे चेक करते जाओगे तो सारे के सारे नंबर जो है वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 8 होगा। ऐसे अगर चेक करते करते जाओगे, माइनस में भी चेक कर लो, माइनस में भी अगर चेक करोगे तो वो भी 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सारे के सारे ऑप्शन सही आ रहा है, तो अपना आंसर यही हो जाएगा। और एक यहाँ पे बच गया इवन इंटीजर, इसी को भी चेक कर लेते हैं क्या है। इवन इंटीजर क्या क्या हो सकता है बेटा, इवन इंटीजर क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, और क्या हो सकता है, -2 हो सकता है, -4 हो सकता है, -6 हो सकता है, -8 हो सकता है। तो देखो अभी n इजिकल टू 2 के लिए हम चेक ही कर लेते हैं, 2 अगर डाल देंगे, 2 स्क्वायर माइनस 1 4 माइनस 1 3, है ना, 3 तो 8 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये वाला नहीं हो रहा है, पहला वाला ही नहीं हो रहा है, आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही बोल देंगे कि ये ऑप्शन जो है वो नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज n इज एन ऑड इंटीजर। समझ में आ गया, होप होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, अगर ये सारा लेक्चर्स आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो या आप इसको अपने दोस्तों के साथ जो भी क्लास 10th में हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जो भी क्लास 10th में अभी एग्जाम देंगे मई में उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि कोई भी नया अगर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर which divides 70 and 125 leaving remainder 5 and 8 respectively is, देखो यहाँ पर क्या है,
लार्जेस्ट नंबर है, मैं अभी बोला था कि अगर लार्जेस्ट का कंसेप्ट आता है, लार्जेस्ट वर्ड या फिर हाईएस्ट वर्ड या फिर ये सब का ग्रेटेस्ट वर्ड आता है, ये जनरली कंसेप्ट किसका लगता है बेटा, एचसीएफ का लगता है ना। जनरली ये वाला वर्ड आए तो किसका कंसेप्ट लगता है, एचसीएफ का कंसेप्ट लगता है। अभी देखो वो क्या बोल रहा है कि 70, ये तो हमें पता चल गया कि एचसीएफ का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है, ये हमें पता चल गया कि एचसीएफ को कंसेप्ट लगेगा। अभी क्वेश्चन को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या दिया है कि लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली, मतलब 70 से डिवाइड करेंगे वो नंबर को, अगर हम मतलब वो नंबर को 70 को अगर उस नंबर से डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर हमें मिलेगा वो जो लार्जेस्ट नंबर, उसको मतलब 70 को उसी नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। 125 को वही नंबर से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। मान लो मैं अभी बोला कि मैं 7 को 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 3 जा 6, तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। अगर मैं ये 7 से 1 को माइनस कर देता तो रिमाइंडर 0 आता। कैसे, देखो 7 माइनस 1 क्या है, 6 है, तो 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 3 जा 6, 0 आ जाता। या फिर तुम देख लो, अभी मैं और एक क्वेश्चन देता हूँ कि मतलब मान लो कि मैं 13 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, तो 5 2 जा 10, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना। अगर मैं ये 13 से 3 को माइनस कर लेता, वो 5 से पूरा डिविजिबल हो जाता, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता। मतलब क्या है, 13 से अगर 3 माइनस करता हूँ तो 10 आता है, 10 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 0 आ रहा है ना बेटा। वैसे ही अगर कोई नंबर से 70 को, जो भी नंबर है, जो लार्जेस्ट नंबर है, जिसको ऐसा एक ही नंबर है जिसको हम 70 के साथ डिवाइड करेंगे, मतलब 70 को उससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, और वही नंबर को 125 के साथ उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। तो अगर हम 70 से -5 कर देते हैं, जो भी नंबर आएगा वो उस नंबर से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। वैसे ही 125 से 8 माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो भी नंबर आएगा वो उसी नंबर से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। ये बात समझ में आया ना। जैसे कि मैंने बोला 13 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो 13 को मैं अगर 13 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, जो भी आएगा वो 5 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो 10, जो 13 से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 10 आया, 5 को 2 10 से 10 को 5 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब 10 जो है 5 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया। वैसे ही जो भी लार्जेस्ट नंबर आएगा उसको 70 को उसके साथ अगर डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो अगर मैं 70 से 5 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये जो 65 आ रहा है, ये 65 उस नंबर से बिल्कुल डिविजिबल हो जाएगा। वैसे ही 125 से डिवाइड करने से अगर 8 आ रहा है, तो 125 से मैं अगर 8 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, जो भी नंबर आएगा वो वाला नंबर उस लार्जेस्ट नंबर से पूरी की तरह पूरी सब्ट्रैक्ट डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 117 आ रहा है। अभी देखो लार्जेस्ट नंबर दिया है, लार्जेस्ट नंबर दिया है मतलब एचसीएफ का कंसेप्ट लगेगा, मतलब हम 65 और 117 का क्या लेंगे बेटा, एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एचसीएफ निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये तुमको रिलेटिवली इजी आएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए देखो, मैं यहाँ पे ना जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहा हूँ तो उसमें से जो प्राइम नंबर के साथ डिवाइड करूंगा उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताते जाऊंगा, तो उससे क्या होगा, बार बार सुनते जाना। तो सुनते जाने से क्या होगा, तुम्हारा वो अपने आप याद हो जाएगा। अपने आप याद हो जाने से वो जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है, तुम्हें एलसीएम लेने के लिए तुम्हें हेल्पफुल होगा। उसी के लिए मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट का कंसेप्ट हर एक जगह में जहां पे भी मतलब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा उसमें कहते जाऊंगा, ठीक है बेटा। तो देखो पहले 65 है, 65 है, तो हम हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी करते हैं करेंगे, स्मॉलेस्ट से लार्जर के और जाएंगे। मतलब क्या है, पहले सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर को देखेंगे, अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है, डिविजिबल नहीं हो रहा है, फिर नेक्स्ट वाला हायर प्राइम नंबर देखेंगे, अगर वो वाला डिविजिबल नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट वाला हायर प्राइम नंबर देखेंगे, और ऐसे करते हमको जलते जाना है, ठीक है। अभी देखो 65 है, 65 पहले हम 2 से देखेंगे, 2 से देखने के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2 क्या होता है बेटा, डिविजिबिलिटी बाय 2 के लिए क्या होता है हमारा मतलब जो कंसेप्ट है वो क्या होता है, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर कंटेन्स आइदर 0 और 2 और 4 और 6 और 8, इन डिजिट में से कोई भी नंबर होगा तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अगर कोई नंबर के यूनिट डिजिट में या तो 0 या तो 2 या 4 या 6 या 8, इतने नंबर में से कोई भी नंबर रहेगा तो वो वाला नंबर जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा।
देखो 65 है, 65 में तो यूनिट डिजिट में 2 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो फिर ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या हो, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 3 है। तो 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट का क्या मतलब कंसेप्ट है, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि इफ sum of the digits of a number is divisible by 3 then the whole number is divisible by 3। ओके, द सम ऑफ द कोई एक नंबर के डिजिट्स का, कोई एक नंबर का डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो वो वाला नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अभी 65 ही देख लेते हैं, 65 में क्या क्या डिजिट है, 6 और 5 है, 6 प्लस 5 कितना है, 11 है, 6 प्लस 5 11 है, 11 है तो 11 3 से डिविजिबल नहीं है, अगर 11 3 से डिविजिबल नहीं है तो 65 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 3 चला गया, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है बेटा, नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 5। तो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट का क्या फॉर्मूला है, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्मूला ये है कि अगर इफ ए यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर कंटेन्स आइदर 0 और 5, if a unit digit of a number either contains 0 or 5 then that number is divisible by 5। देखो 65 के यूनिट डिजिट में 5 है तो आराम से हम बोल सकते हैं ये वाला नंबर जो है 5 से डिविजिबल होगा, है ना बेटा। तो देखो 5 से मैं अगर डिवाइड करता हूँ 13 5 जा 65 होता है, ये एक प्राइम नंबर आ गया। जब प्राइम नंबर आ जाए फाइनली तो वहीं पे स्टॉप कर देना है, जब तक कंपोजिट आ रहा होगा डिवाइड करने के बाद तुमको फिर से डिवाइड करते करते जाना है, लेकिन फाइनली जब प्राइम नंबर आ जाता है तो उस वहीं पे बंद हो जाना है, स्टॉप हो जाना है। क्यों, क्योंकि हम जो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं उसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहे हैं, मतलब सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो प्राइम होना चाहिए, प्राइम नंबर्स होना चाहिए, ठीक है। तो 65 क्या हो जाएगा बेटा, 5 इंटू 13, 65 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 13 हो जाएगा। वैसे ही 117 इसको हम देखते हैं, ये 2 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट में क्या है, 7 है। 2 के डिविजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए, यूनिट डिजिट में 0 2 4 6 या फिर 8 चाहिए, तो फिर ये नहीं होगा 2 से डिविजिबल। अगर 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर को चलेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है बेटा, 3 है। 3 के लिए देखते हैं क्या है, 3 के लिए क्या है डिविजिबिलिटी टेस्ट, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 7 9, तो 9 जो है 3 से डिविजिबल है, मतलब 117 3 से डिविजिबल होगा। तो मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, ठीक है। तो अभी ये 39 निकला। देखो कोई एक प्राइम नंबर से अगर तुम डिवाइड कर रहे हो ना, उसी नंबर पे डिवाइड तब तक करते जाना जब तक वो डिविजिबल होना बंद हो जाए, मतलब रिमाइंडर जब तक 0 आ रहा है डिवाइड करते करते जाना उसी प्राइम नंबर में, अगर वहां पे रिमाइंडर और कुछ 0 के अलावा आ गया तो नेक्स्ट प्राइम नंबर को जाना, ठीक है। मतलब देखो वो डिविजिबल, जब तक डिविजिबल हो रहा है वो प्राइम नंबर में तब तक तुम डिवाइड करते जाना, जब डिविजिबल नहीं होगा फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर को जाना, ठीक है। और ये वर्ड कब तक होना चाहिए, जब तक एंड में कोई प्राइम नंबर ना आ जाता, जब तक कंपोजिट नंबर है तब तक डिवाइड करते करते जाना, एंड में अगर एक बार प्राइम नंबर आ गया तो वहीं पे बंद कर देना है ना, क्योंकि हमें निकालना क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो अभी देखो 39 आ गया, ये 39 का डिजिट का सम निकालते हैं तो 3 प्लस 9 क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो 39 क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अभी मैं 3 से फिर से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 13 3 जा 39, क्या हो जाएगा, 13 3 जा 39। तो अभी देखो यहाँ पे 13 जो है वो क्या आ गया, वो आ गया हमारा प्राइम नंबर, हमारा प्राइम नंबर। तो 117 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 13, 3 इंटू 3 इंटू 13, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर इंटू 13 लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर इंटू 13। तो देखो यहाँ पे जब भी हम एचसीएफ निकाल लेंगे, मैं तुमको क्या बोला था, दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा उसी को देखेंगे। दोनों में, इसमें 65 के अंदर में 13 है और 117 के अंदर में भी 13 है। कॉमन फैक्टर का क्या देखेंगे बेटा, कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर देखेंगे। यहाँ पे तो कुछ नहीं है मतलब पावर 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है मतलब पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा ना बेटा। अगर कुछ भी पावर नहीं है मतलब हाईएस्ट पावर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एचसीएफ इसके क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है, 13 हो जाएगा। अभी तुम चाहो तो वो क्वेश्चन को भी तुम रीचेक कर सकते हो, मतलब आंसर सही है कि नहीं है। देखो 70 को अगर मैं 13 के साथ डिवाइड करता हूँ, 13 के साथ डिवाइड करता हूँ, 13 5 जा 65, और यहाँ पे रिमाइंडर 5 आ रहा है, 5 आ रहा है ना, बोला था ना 5, अगर 70 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पे 5 आ रहा है। उसी तरीके से 125 को अगर मैं 13 के साथ डिवाइड करता हूँ, 125 को अगर मैं 13 के साथ डिवाइड करता हूँ, 13 9 जा 117, अभी इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। यही तो गिवन था, अगर 125 के साथ वो लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 आ रहा है ना, आ रहा है। तो ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर इज 13।
लार्जेस्ट नंबर क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट नंबर इज 13 आ जाएगा। ठीक है, होप ये वाला बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। समझ में आया ना, ये जो भी मैंने किया समझ में आ गया, ये सारा चीज HCF जो है क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये वाला समझ में आ गया, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। ठीक है, देखो क्या दिया है क्वेश्चन, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube and x y are prime numbers then HCF of a and b। देखो a जो क्या है, दो नंबर्स दिया है, a क्या है, a जो दिया है वो क्या है, x क्यूब y स्क्वायर है ना, और b क्या दिया है, b दिया है x y क्यूब। b क्या दिया है, क्या बन गया, b इक्वल टू क्या दिया है, एक्स वाई क्यूब है ना, यही दिया है। तो हमें क्या पता है बेटा, मैंने तुमको क्या बोला था, HCF निकालने के लिए क्या करना है, जो भी कॉमन फैक्टर है पहले कॉमन फैक्टर को लिख देना है, उसके बाद उसका लोएस्ट पावर को, मतलब कॉमन फैक्टर्स के लोएस्ट पावर को लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर एक कॉमन फैक्टर है तो एक ही कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर लेना है, अगर दो तीन कॉमन फैक्टर होगा तो सारे कॉमन फैक्टर्स को ले लेना और सारे कॉमन फैक्टर्स का क्या लोएस्ट पावर को ले लेना। लेकिन मैंडेटरी कंडीशन ये है कि जो कॉमन फैक्टर्स है वो सारे के सारे नंबर्स में आना चाहिए, सारे के सारे नंबर्स में आना चाहिए। मान लो तुम 3 नंबर का HCF निकाल रहे हो तो 3 नंबर में वो सारे के सारे कॉमन फैक्टर्स होना चाहिए। कोई एक दो नंबर में हो जाएगा और तीसरे नंबर पे नहीं होगा तो उसको हम कॉमन फैक्टर्स में नहीं ले सकते, उसको हम कॉमन फैक्टर्स में नहीं ले सकते। देखो ये तो है एक्स क्यू इंटू वाई स्क्वायर ऑन एक्स वाई क्यू, तो कॉमन फैक्टर देखो इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, तो कॉमन फैक्टर हम बोल सकते हैं एक तो एक्स है ये बोल सकते हैं। और क्या, ये देखो इसमें भी कॉमन फैक्टर में y है इसमें भी कॉमन फैक्टर में y है, तो मैं बोल सकता हूँ इसमें भी हम कॉमन फैक्टर में y लिख सकते हैं। अभी देखना है कि x का लोएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 3 और 1 में लोएस्ट 1 होता है, तो x का लोएस्ट पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम x टू द पावर 1 लिख लेंगे। उसके साथ y का देखते हैं, y का यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे y का पावर 3 है, तो दोनों में लोएस्ट कौन सा है, 2 है, तो हमें लोएस्ट पावर लेना है तो यहाँ पे वाई स्क्वायर लेना है। ठीक है, और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो HCF हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, HCF हो जाएगा। तो x टू द पावर 1 x हो जाएगा, y टू द पावर स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, तो HCF क्या हो जाएगा बेटा, HCF विल बी एक्स वाई स्क्वायर। तो HCF विल बी व्हाट बेटा, HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, है ना, यही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं था, बस हमने क्या किया, पहले कॉमन फैक्टर्स को देखा, कॉमन फैक्टर्स के जो भी कॉमन फैक्टर्स है उसको लिख दिया, फिर कॉमन फैक्टर्स का क्या करना चाहिए, क्या कर दिया, कॉमन फैक्टर्स का लोएस्ट पावर जो है उसको लिख दिया, बस इतना किया। ठीक है, नहीं इजी है, इजी टॉपिक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अगर इसमें भी कुछ भी डाउट होगा बेटा, कोई भी क्वेश्चन में अगर कुछ भी डाउट होगा तुम कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसी डाउट को लेके फिर से कोई एक वीडियो बना के सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, उसके अलावा भी तुम देखो मेरे पास व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी डाउट तुम्हें कभी भी, मतलब कोई भी डाउट आ रहा है तो ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर में तुम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो भी तुम्हारा डाउट है वो तुम व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, और ये जो भी क्लास हम चल रहा है बेटा ये बिल्कुल फ्री क्लास चल रहा है। मैं अजय मतलब पैंडेमिक के वजह से जो भी मतलब प्रॉब्लम हुआ है बच्चों का उसी को मतलब नजर रखते हुए मैं ये क्लास सब कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। तो एलसीएम तो निकालेंगे लेकिन पहले क्या करेंगे बेटा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, अभी मैंने बोला था स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, बोला था ना, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर को 2 लिख देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि इवन नंबर और कंपोजिट नंबर इक्वल होता है, लेकिन तुम्हें याद रखना है 2 is the only even number which is the prime and as well as 2 is the smallest prime number। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 2 के बाद 3 आता है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 3 के बाद 4 आता है जो कि कंपोजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि कंपोजिट नंबर मतलब दो से ज्यादा फैक्टर्स होना चाहिए, दो से ज्यादा फैक्टर हो जाएगा तो उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। देखो 4 का फैक्टर्स अगर हम बोलेंगे क्या क्या है, 1 है 2 है और 4 है, तो 3 फैक्टर्स है ना बेटा, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया और स्मॉलेस्ट भी है, तो 4 जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। 4 जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4।
ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है कि एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर, टू डिजिट कंपोजिट नंबर भी है। टू डिजिट कंपोजिट नंबर, देखो टू डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कितना होता है, 10 होता है। टू डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 10 ही होता है ना। और इसका फैक्टर्स अगर देखेंगे हम, इसका फैक्टर्स क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है, 10 होता है। देख रहे हो बेटा, मैं बोला था यूनिवर्स के सारे नंबर्स में दो फैक्टर्स जरूर रहते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ, वो दो फैक्टर्स रहते ही रहते हैं। उसके अलावा अगर एटलीस्ट एक फैक्टर ज्यादा आ जाएगा तो वो कंपोजिट नंबर है। देखो 10 जो है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, टू डिजिट का, टू डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 10 है, और ये कंपोजिट भी नंबर है, ये कंपोजिट नंबर भी है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर बोल सकता हूँ ना। इसको बोल सकता हूँ स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर, ये बोल सकता हूँ, है कि नहीं। स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर ये बोल सकता हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 10, एलसीएम ऑफ 4 एंड 10 कैसे निकालेंगे, पहले इसको मैं जो भी एचसीएफ या एलसीएम होगा, मैं इसको किसके थ्रू में करते जाऊंगा बेटा, ये इसको मैं करते जाऊंगा किसके थ्रू से, इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में के मेथड से करते जाऊंगा। देखो 4 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो ये क्या हो जाता है, पहले 2 से ही शुरू करते हैं, यूनिट डिजिट में 4 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 2 जा 4। अभी 2 प्राइम नंबर आ गया तो यहीं पे बंद हो जाना है, तो 4 इज इक्वल टू इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2। वैसे 10 का देखते हैं, 10 का क्या है, 2 5 जा 10, अभी 5 आ गया, क्या 5 आ गया हमारा, क्या आ गया 5 आ गया हमारा प्राइम नंबर, तो यहीं पे बंद हो जाते हैं, 2 इंटू 5 ये से लिख लेते हैं। अच्छा 2 इंटू 2 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 का स्क्वायर, है ना, 2 इंटू 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। अभी एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, कॉमन फैक्टर्स पहले लिखना है। कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो कॉमन फैक्टर्स तो एक है, हो गया 2। कॉमन फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर भी लेना है, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यहाँ के 2 का पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का पावर 2 हो जाएगा, अगर 2 का पावर 2 हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है, जो भी नॉन कॉमन फैक्टर्स है, जो भी नॉन कॉमन फैक्टर्स है उसको ये वाला जो मतलब कॉमन फैक्टर्स टू द पावर हाईएस्ट जो हम ले रहे हैं, हाईएस्ट पावर को ले रहे हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 टू द पावर 2 के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 इंटू 5 हो जाएगा, 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया बेटा, एलसीएम हो गया 20। समझ में आ रहा है ना बेटा, कैसे किया, मैंने क्या किया, पहले तो तुम्हें याद रखना है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो 4 है, स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर है वो 10 है। फिर एलसीएम निकालने के बाद मैं क्या किया, एलसीएम निकालने के लिए मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन में मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन में मैंने क्या कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन में मैंने देखा कि कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, कॉमन फैक्टर्स को पहले लिख लिया, तो उसका हाईएस्ट पावर ले लिया। कॉमन फैक्टर जितने भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उसका हाईएस्ट पावर ले लिया सबका, यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर था तो उसका हाईएस्ट पावर ले लिया। उसके बाद क्या किया, जो भी नॉन कॉमन फैक्टर है, जो भी नॉन कॉमन फैक्टर है उसको कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, है ना बेटा। तो मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर आ गया हमारा, एलसीएम 20 आ गया, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। गॉट इट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड, ये वाला चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if p is a prime number then LCM of p p square and pq will be। देखो ये वाला बड़ा मतलब बड़ा आसान सा सवाल है। देखो एक तो प्राइम नंबर, एक तो है p है, एक p स्क्वायर है, एक pq है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, तीनों का कॉमन फैक्टर, तीन नंबर से तो तीनों में कॉमन फैक्टर देखना है। वी हैव टू सी द कॉमन फैक्टर्स इन द थ्री numbers, so what is the common factor, p is present in all, p is present in all। यहाँ पे p स्क्वायर का मतलब क्या है, p इंटू p है, p क्यूब का मतलब क्या है, p इंटू p इंटू p, तीन तीन का 3 टाइम्स इट इज बीन मल्टीप्लाइड, 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन p तो है ना, कॉमन फैक्टर p ही है। तो कॉमन फैक्टर को पहले मैं लिख देता हूँ, कॉमन फैक्टर लिख लिया, और उसको उसके हाईएस्ट पावर पे, मतलब हाईएस्ट पावर को देना है, इसमें हाईएस्ट पावर देना है, मतलब p का पावर क्या देना है, 3 देना है। p का पावर कितना देना है, 3 देना है, तो मैंने 3 दे दिया, अपना एलसीएम हो गया pq, हो गया ना बेटा, एलसीएम क्या हो गया, pq हो गया। समझ में आ रहा है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये वाला क्वेश्चन बड़ा आसान था। अगर इसी में मैं पूछता कि एचसीएफ क्या होगा बेटा, इसी क्वेश्चन में मैं अगर पूछता कि बेटा बताओ p p स्क्वायर और p क्यूब में एचसीएफ कितना होगा, देखो उस
ये भी उस तरीके का होगा। पहले देखो तीनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है, तीनों में कॉमन फैक्टर p है। और एचसीएफ के लिए मैंने बोला था कि मतलब क्या लेना है, लोएस्ट पावर को लेना है। लोएस्ट पावर मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3 में सबसे लोएस्ट 1 है, पी टी द्वारा 1 क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। देखो इसमें अगर और कुछ नॉन कॉमन फैक्टर होता तो एलसीएम में पी क्यू के साथ वो नॉन कॉमन फैक्टर भी मल्टीप्लाई होता। ठीक है, कोई नॉन कॉमन फैक्टर नहीं है तो एलसीएम यहाँ पे पी क्यू ही रहेगा। एचसीएफ जो है क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है if HCF and LCM and HCF of two rational numbers are same, then the number will be। देखो कोई भी नंबर तुम ले लो, मान लो मैंने बोल दिया 14 और अच्छा यहाँ पे दो तीन चीज मैं और भी डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर मान लो दो नंबर्स गिवन है x एंड y, ठीक है, x एंड y दो नंबर्स गिवन है और x जो है y का फैक्टर है, x इज ए फैक्टर ऑफ y, देन क्या हो जाएगा, y ऑटोमेटिकली विल बी ए मल्टीपल ऑफ x। if x is a factor of y, then y will be automatically a multiple of x। कैसे देखो, देखो मैंने बोला 4 और 12 दो नंबर है, ठीक है, 4 और 12 दो नंबर है, तो 4 is a factor of 12, then 12 automatically is a multiple of 4 ना बेटा, then 12 is automatically a multiple of 4। तो इस केस में जो अगर एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है या फिर दूसरा नंबर पहला नंबर का फैक्टर है, तो इस केस में अगर ऐसा केस आता है, ये दो नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये जो एप्लीकेबल है दो नंबर्स के लिए, दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू टू नंबर्स व्हेन टू नंबर्स आर गिवन एंड वी हैव टू कैलकुलेट एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, अगर दो नंबर दिया है और एक नंबर पहला वाला नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर से, तो फिर क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो है, एचसीएफ जो है वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर जो हो जाएगा वो एचसीएफ हो जाएगा, लार्जर नंबर जो हो जाएगा वो एलसीएम हो जाएगा। ठीक है बेटा, स्मॉलर नंबर जो है वो हो जाएगा एचसीएफ, स्मॉलर नंबर जो है वो एचसीएफ हो जाएगा, और एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम हो जाएगा लार्जर नंबर। ठीक है बेटा, लार्जर नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, लार्जर नंबर वो हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखो 4 और 12 में, 4 और 12 में 4 इज ए फैक्टर ऑफ 12, तो इसका ये दो नंबर में एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन दोनों नंबर में एचसीएफ हो जाएगा 4 स्मॉलर नंबर, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12 लार्जर नंबर। है ना, समझ में आ गया, आई होप यू अंडरस्टैंड, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। दूसरा चीज देखो, एक तो होता है को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स क्या होता है, एक होता है को प्राइम नंबर्स। ये को प्राइम नंबर्स होता क्या है, को प्राइम नंबर्स होता है द नंबर्स among which between which the common factor is 1। अगर दो नंबर में कॉमन फैक्टर 1 है तो उसको बोलेंगे को प्राइम नंबर। जैसे कि मैंने बोल दिया 2 और 3, इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है, इनमें कॉमन फैक्टर 1 है, इनमें कॉमन फैक्टर 1 है ना, या फिर तुम इससे बोल सकते हो को प्राइम नंबर जिसका एचसीएफ 1 है, एचसीएफ जिसका 1 है, तो वो अगर दो नंबर में एचसीएफ 1 है तो वो दो नंबर ईच अदर को क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। जैसे कि मैंने बोल दिया 5 और 9, ठीक है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है बेटा, 5 और 9 में कॉमन फैक्टर्स 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 है, एचसीएफ कितना है 1 है, तो 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर। ठीक है, 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर। तो हमेशा याद रखना को प्राइम नंबर्स अगर होंगे, अगर को प्राइम नंबर्स होंगे तो उनका एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, को प्राइम नंबर्स जो होगा उनका एचसीएफ जो होगा क्या हो जाएगा बेटा, को प्राइम नंबर्स के लिए एचसीएफ जो है वो 1 हो जाएगा, को प्राइम नंबर्स के लिए एचसीएफ 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ में आ गया। अभी हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू रेशनल नंबर्स आर सेम। अगर देखो मान लो मैं दो नंबर बोला 2 और 6, तो देखो ये 2 जो है इसका फैक्टर्स है, तो इसका एचसीएफ में बोल सकता हूँ कितना 2 है, और एलसीएम जो है कितना बोल सकता हूँ 6 है। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों अलग अलग है ना बेटा, 2 और 6 दोनों अलग अलग नंबर है। वो क्या बोल रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों अगर सेम होंगे तो नंबर विल बी डैश। देखो मान लो मैं अगर नंबर यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा, आंसर आएगा इक्वल। इक्वल कैसे होता है मैं देखता हूँ। मैं मान लो मैं बोला कि दो नंबर मैंने 4 और 4 ले लिया, दो नंबर मैंने 4 और 4 ले लिया, तो देखो 4 का फैक्टराइजेशन अगर करोगे 2 2 है ना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर,
तो दो 4 है तो दो 4 में क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2, है ना। इसका अगर एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, पहले तो कॉमन फैक्टर्स लेना है, कॉमन फैक्टर्स का लोएस्ट पावर लेना है, दोनों में इक्वल है तो लोएस्ट हाईएस्ट का कोई मतलब सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर दोनों का पावर ही इक्वल है, लोएस्ट चाहो ले लो या फिर हाईएस्ट चाहो ले लो, दोनों सेम ही रहेगा क्योंकि पावर इक्वल है ना बेटा। तो लोएस्ट पावर भी वही होगा, हाईएस्ट पावर भी वही होगा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 टू द 2, ये 4 हो जाएगा। एलसीएम भी लेंगे तो कॉमन फैक्टर टू द पावर हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर लेना है, हाईएस्ट का सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि दोनों का पावर तो इक्वल है, तो वही ही हाईएस्ट होगा, वही ही लोएस्ट होगा, तो 2 टू द पावर 4। देखो दोनों का एचसीएफ और एलसीएम सेम है, तो कभी ये कंडीशन आता है, कब ये कंडीशन आता है कि एचसीएफ और एलसीएम कब एक रेशनल नंबर का सेम होता है, जब टू रेशनल नंबर का जब सेम, कब सेम होता है, जब दो रेशनल नंबर ही इक्वल होते हैं, तभी एलसीएम और एचसीएफ सेम होता है। अच्छा मैं रेशनल नंबर बोला था ना, रेशनल नंबर कहाँ से आया है, ये रेशियो वर्ड से रेशनल नंबर आया है। रेशियो मतलब जो नंबर को पी बाई क्यू फॉर्मेट में रख सकते हैं, पी बाई क्यू फॉर्मेट में रख सकते हैं, उसको रेशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन ये जो क्यू है, क्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला बात, होप आई थिंक यू ऑल गॉट दिस क्वेश्चन, यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, ठीक है। हम चलेंगे आगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। देखो, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, HCF of a and b into LCM of a and b इक्वल टू डैश। ये वाला जो सिंबल दिया है ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, ठीक है बेटा, ये वाला जो सिंबल है वो मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, ठीक है। ठीक है, एचसीएफ अब कोई भी दो नंबर के लिए, मैंने अभी अभी डिस्कस किया था कि अगर तुम कोई भी दो नंबर ले रहे हो, कोई भी दो नंबर ले रहे हो और दो नंबर का तुम एचसीएफ और एलसीएम ले रहे हो, ठीक है, तो हमेशा याद रखना, इफ टू नंबर्स आर गिवन एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम आर गिवन, देन प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम विल बी, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम विल बी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम विल बी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ, देखो ये नंबर ये दिया है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, और दो नंबर्स क्या है, ए एंड बी, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होंगे मतलब ए इंटू बी होंगे, है ना। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा कितना, ए बी, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए बी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। समझ में आया। ये जो फॉर्मूला है, हमेशा मैं रिपीटेटिवली बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला लगेगा सिर्फ दो नंबर्स के लिए, तीन नंबर्स के लिए ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो सकता। अगर सिर्फ दो नंबर दिया है, टू नंबर्स आर गिवन, देयर एचसीएफ एंड एलसीएम आर गिवन, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। याद रहेगा ना बेटा, ठीक है, आसान सा सवाल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्सप्लेन why 133222442563715 इज ए कंपोजिट नंबर। बहुत बड़ा नंबर है, देख के घबराना मत। देखो पहले तो है, मैंने ये बोला था कि मतलब अगर सारे दुनिया में जितने भी यूनिवर्स में भी जितने भी नंबर्स है, सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, सारे के सारे के नंबर के पास दो फैक्टर्स होते ही होते हैं। मतलब कौन से फैक्टर्स होते हैं, एक तो वन फैक्टर, सबका सब नंबर का फैक्टर्स वन होता है, और क्या है, वो नंबर खुद, उस नंबर जो है खुद है वो सबसे बड़ा वाला फैक्टर होता है। ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर इज वन, ठीक है। ये वाला दो फैक्टर्स है, ये जो कि सारे नंबर्स में होते हैं, या तो वो प्राइम नंबर हो या फिर कंपोजिट नंबर हो। लेकिन प्राइम नंबर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यही दो फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर के पास सिर्फ और सिर्फ यही दो फैक्टर होते हैं, जबकि कंपोजिट नंबर में क्या होता है, इन दोनों फैक्टर्स के अलावा अगर कोई एक भी ऐसा फैक्टर आ जाए, अगर और एक ज्यादा ही फैक्टर आ जाए, तो वो वाला क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे पहले तो ये नंबर में वन तो फैक्टर होगा ही होगा, सारे के सारे नंबर में फैक्टर होता है वन, तो वन इज ए फैक्टर, ये मैं बोल सकता हूँ, वन इज ए फैक्टर बोल सकता हूँ। और क्या है, और इसको वो नंबर इटसेल्फ इज आल्सो, नंबर इटसेल्फ इज आल्सो इट्स फैक्टर, नंबर जो है, इटसेल्फ नंबर इटसेल्फ इज आल्सो वन फैक्टर, है ना, इज आल्सो ए फैक्टर, इज आल्सो अ फैक्टर। नंबर खुद भी एक तरीके का फैक्टर है।
तो हमें अभी क्या प्रूव करना है, इन दोनों के अलावा अगर कोई एक एक्स्ट्रा भी मिल जाए ना फैक्टर, तो फिर ये नंबर कंपोजिट हो जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो कंपोजिट नहीं होगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। तो देखो कैसे करना है। देखो इसके यूनिट डिजिट को देख रहे हो बेटा, इसके यूनिट डिजिट में 5 है। कुछ याद आ रहा है? अभी मैं बोला था 5 डिविजिबिलिटी बाय 5 के रूल क्या है, अगर यूनिट डिजिट में अगर 0 या 5 होगा, अगर यूनिट डिजिट में या तो 0 यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट में क्या क्या होगा, या तो 0 होगा या फिर 5 होगा, तो फिर वो नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 5 होगा। वो नंबर क्या हो जाएगा बेटा, डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा, है ना। तो इसके यूनिट डिजिट में 5 है ना बेटा, इसके यूनिट डिजिट में अगर 5 है तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। ये वाला नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? नहीं डाउट है, बिल्कुल डाउट रहना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट में अगर 5 है तो वो डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। अगर डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा तो 5 क्या हो जाएगा, 5 इज ए फैक्टर ऑफ द नंबर हो जाएगा ना। अगर डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा तो 5 विल बी ए फैक्टर ऑफ द नंबर, 5 विल बी ए फैक्टर ऑफ द नंबर। 5 क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा नंबर का। अगर फैक्टर हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, मतलब एक तो वन फैक्टर है, नंबर इटसेल्फ भी ऑल्सो फैक्टर है, और एक हमें फैक्टर मिल गया 5। तो हमारे क्या, हम क्या बोल सकते हैं कि इट्स ए कंपोजिट नंबर। ये वाला जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा ना बेटा। हमें मिल गया ना कि एक तो फैक्टर है 1 है, उसके बाद और एक फैक्टर वो नंबर खुद है, इसके अलावा और एक फैक्टर हमको मिल गया जो 5 है। तो हम बोल सकते हैं ये वाला जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, समझ में आया? डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला देखो, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखो बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अभी मैंने बोला था स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर को 4 ले लेते हैं ये सोच के इवन नंबर और कंपोजिट नंबर सेम है। वो गलती बिल्कुल मत करना। 2 is the only prime number only even number which is prime, and 2 is also the smallest prime number। और smallest composite number क्या है, smallest composite number क्या है, अभी बोला था smallest composite number जो है 4 है। तो हमें एचसीएफ किसका किसका निकालना है, एचसीएफ निकालना है 2 और 4 का। अभी मैंने डिस्कस किया था बेटा, अगर दो नंबर में कोई एक नंबर दूसरे का क्या हो जाएगा, मल्टीपल या फैक्टर बन जाएगा, एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर बन जाएगा। मतलब देखो 2 जो है 4 का फैक्टर से, तो 4 जो है ऑटोमेटिकली 2 का मल्टीपल है ना। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो इसमें से एचसीएफ जो होगा वो लोएस्ट नंबर होगा, स्मॉलर नंबर जो होगा वो एचसीएफ हो जाएगा। जो भी स्मॉलर नंबर होगा वो एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, एलसीएम जो होगा वो लार्जर नंबर हो जाएगा। एलसीएम जो होगा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम जो होगा वो लार्जर नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो स्मॉलर नंबर 2 और 4 में कितना है, 2 और 4 में स्मॉलर नंबर 2 है, 2 है और लार्जर नंबर 4 है। तो एलसीएम अगर पूछता तो 4 होता, एलसीएम एचसीएफ 2 है, क्वेश्चन पूछा है एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा, एचसीएफ इज इक्वल टू 2, है ना। एचसीएफ इज इक्वल टू 2, कुछ नहीं करना है। अगर दो नंबर दिए हैं, दो नंबर में से एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है, फैक्टर से, तो ऑटोमेटिकली दूसरे नंबर जो है वो पहले नंबर का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो इस केस में जो छोटा वाला नंबर है वो हमेशा एचसीएफ होगा, जो बड़ा वाला नंबर है वो हमेशा एलसीएम होगा। और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो मैं फॉर्मूला कंसेप्ट बता रहा हूँ ये सिर्फ दो नंबर्स के बीच में है। टू नंबर्स आर गिवन देन इट इज एप्लीकेबल। ठीक है बेटा, ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, find the least number that is divisible by all the numbers from 1 and 2 1 to 10 both inclusive। inclusive का मतलब 1 भी included होगा 10 भी included होगा, will consider both 1 and 10। ठीक है, तो लीस्ट नंबर आ गया, ये वर्ड आ गया। याद है मैंने क्या बोला था, लीस्ट, स्मॉलेस्ट, लोएस्ट, ये अगर आएगा तो कौन सा कंसेप्ट आता है, एलसीएम का कंसेप्ट आता है। कौन सा कंसेप्ट आता है, एलसीएम का। तो इससे कौन सा छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो 1 से 10 के बीच में सारे नंबर्स में डिविजिबल होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 से 10 के बीच में सारे नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे।
तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए वन तो वन जो है वो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। वन इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, वन इज स्पेशल नंबर। लेकिन बस तुम्हारे मतलब इजी दिखने के लिए मैं यहाँ पे वन को कंसिडर कर रहा हूँ, नहीं तो वन को यहाँ पे लिखना भी नहीं चाहिए। ठीक है, वन इंटू वन, ठीक है, वन को मैं लिख सकता हूँ वन इंटू वन, और टू को क्या लिख सकता हूँ वन इंटू टू, है ना, वन इंटू टू। थ्री को क्या लिख सकता हूँ वन इंटू थ्री। फोर को क्या लिख सकता हूँ वन इंटू टू का स्क्वायर, है ना, टू का स्क्वायर फोर होता है। फाइव को क्या लिख सकता हूँ फाइव इक्वल टू वन इंटू फाइव, है ना। सिक्स को क्या लिख सकता हूँ सिक्स इज इक्वल टू वन इंटू टू इंटू थ्री। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मैं अब भी बोल रहा हूँ वन जो है ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, इट्स ए स्पेशल नंबर। बस तुमको इजी करने के लिए मैं यहाँ पे वन को लिख रहा हूँ, वन लिखने का कोई जरूरत नहीं है। फिर सेवन आता है, सेवन क्या हो सकता है, हो जाएगा वन इंटू सेवन। फिर एट आता है, एट क्या हो जाएगा वन इंटू टू इंटू टू इंटू टू, मतलब वन इंटू टू का क्यूब। नाइन क्या हो जाएगा, नाइन हो जाएगा वन इंटू थ्री का स्क्वायर, वन इंटू थ्री का स्क्वायर। फिर टेन क्या हो जाएगा, टेन इजक्वल टू वन इंटू टू इंटू फाइव। ठीक है, यहाँ पे दिख रहे हो। तो यहाँ पे जब हम एलसीएम निकालने गए बेटा, एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला था, एलसीएम के लिए जो कॉमन फैक्टर्स होगा वो मैंडेटरी नहीं है कि सारे के सारे नंबर्स में हो, जो कि एचसीएफ में था, जो लिमिटेशन एचसीएफ में था। एचसीएफ में सारे के सारे नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर्स है वो सारे नंबर्स में प्रेजेंट होना चाहिए, जबकि एलसीएम में वो ऐसा नहीं है। एलसीएम में कोई भी दो नंबर्स में अगर कुछ कॉमन फैक्टर्स है ना, उसको हम ले सकते हैं। कोई भी दो नंबर, एटलीस्ट कोई भी दो नंबर में कॉमन फैक्टर है तो उसको हम ले सकते हैं। जैसे कि देखो टू, टू फोर और सिक्स में, इसमें इसमें और इसमें 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 टू फोर सिक्स एट टेन में सारे के सारे में टू है ना, सारे के सारे में कॉमन फैक्टर टू है, तो मैं एक कॉमन फैक्टर टू ले लूंगा। ठीक है, और क्या करूंगा, और देखता हूँ और क्या क्या कॉमन फैक्टर है। देखो इसमें थ्री है, इसमें भी थ्री है, इसमें भी थ्री है, तो एक कॉमन फैक्टर मैं थ्री ले सकता हूँ। ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ, और देखता हूँ और कुछ कॉमन फैक्टर्स है क्या। देखो यहाँ पे फाइव है, यहाँ पे भी फाइव है, तो ये वाला कॉमन फैक्टर भी मैं ले लेता हूँ। ठीक है, इतना कॉमन फैक्टर से, बाकी कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। फिर मैंने क्या बोला था, कॉमन फैक्टर जब लेते हो तो कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर भी लेना है। तो मुझे देखना है कि टू का हाईएस्ट पावर कहाँ पे है। यहाँ पे टू का पावर वन है, टू का पावर टू है, टू का पावर वन है, यहाँ पे टू का पावर थ्री है, यहाँ पे टू का पावर वन है। तो हाईएस्ट पावर कितना है बेटा, टू का पावर थ्री है, तो यहाँ पे मैं टू टू द पावर थ्री लिख लेता हूँ। हाईएस्ट पावर हमेशा लेना है एलसीएम के टाइम पे, लेकिन एचसीएफ अगर होता तो लोएस्ट पावर लेते। एलसीएम है तो हाईएस्ट पावर लेना है। फिर देखता हूँ कि मतलब, हाँ, फिर मैं देखता हूँ कि मतलब ये जो थ्री का पावर जो है, थ्री का पावर हाईएस्ट कहाँ पे है, थ्री का पावर कहाँ पे हाईएस्ट है, देखता हूँ कि थ्री का पावर यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है। नाइन के जगह में वो क्या है, नाइन के जगह में थ्री का पावर टू है, तो ये यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ थ्री का पावर स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर लिखा हूँ मैंने, ठीक है बेटा, ये स्क्वायर। फाइव देखता हूँ, फाइव का कहाँ कहाँ है, फाइव का पावर यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, तो फाइव का पावर वन ही रहेगा, कुछ नहीं है, मतलब वन है, तो वन, ये मैंने फाइव का पावर वन लिख लिया। इसके अलावा और क्या है बेटा, इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा मैंने बोला था अगर कोई नॉन कॉमन फैक्टर रह जाएगा उसको भी कॉमन फैक्टर्स के हाईएस्ट पावर को रेज करने के बाद उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। कॉमन फैक्टर्स को छोड़कर अगर कोई नॉन फैक्टर भी बच जाता है उसको कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि यहाँ देखो सेवन है। सेवन जो है वो और किसी में कॉमन नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला नॉन कॉमन फैक्टर है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टू टू थ्री एट, एट इंटू नाइन, नाइन इंटू फाइव इंटू सेवन। तो जो भी प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी प्रोडक्ट आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बेटा। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। जब भी लीस्ट वर्ड दिया रहेगा ना, लीस्ट वर्ड दिया रहेगा तो एलसीएम की बात ही लेना है। लीस्ट वर्ड अगर दिया रहेगा तो एलसीएम की बात ही लेना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वाला बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ नंबर्स गिवन बिलो के, 2k, 3k, 4k एंड 5k। देखो एचसीएफ कैसे निकालना है, हमें पता है कि जो देखो ये k, 2k, 3k, 4k, ये जो 2, 3, 4 ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। अभी देखो 2k, k को मैं क्या लिख सकता हूँ, k को लिख सकता हूँ वन इंटू के, है ना। टू के को क्या लिख सकता हूँ, टू के को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू इंटू के, है ना।
2 इंटू के। 3k को क्या लिख सकता हूँ, 3k को लिख सकता हूँ 3 इंटू के। मैं बस देखो कोफिशिएंट को सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ, k का वैल्यू तो मुझे पता नहीं, तो उसको तो फैक्टराइजेशन नहीं कर सकता है ना। तो k को k ही रहने देता हूँ, बाकी जो कोफिशिएंट है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर करके लिख रहा हूँ। ठीक है, 4k को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4k को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर स्क्वायर, 2 टू द पावर स्क्वायर इंटू के, ये लिख सकता हूँ है ना। फिर 5k को क्या लिख सकता हूँ, 5k को मैं लिख सकता हूँ, 5k को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू के, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखो सारे में कॉमन फैक्टर्स क्या है, के है, सारे में कॉमन फैक्टर्स के है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, मैं बोला था एचसीएफ जो है सारे के सारे में जो कॉमन फैक्टर्स है वो कॉमन फैक्टर्स का लोएस्ट पावर लेना है। इसमें तो सब में 1 है, इसमें सभी में पावर में 1 है, तो लोएस्ट पावर वही 1 ही लेना है, लोएस्ट पावर 1 ही लेना है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा, एचसीएफ विल बी के, है ना बेटा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। बड़ा आसान सा सवाल था, कुछ भी नहीं था, बस क्या करना है, सारे के सारे फैक्टर्स निकाल लो, कॉमन फैक्टर्स देख लो, कॉमन फैक्टर्स में जो लोएस्ट पावर है उसको लिख लो, बस हो गया इससे। समझ में आ रहा है, आई होप यू अंडरस्टैंड, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 90 एंड 144 बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से 9 और 90 और 144 का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, कोशिश करोगे, देखो मैं कर देता हूँ। ये जो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर एग्जाम्पलरी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो एक एक बार जब भी तुम वीडियो भी देख रहे हो एक एक बार खुद से कॉपी में करते जाना है इसको, तो फिर क्या हो जाएगा, वो अपने मतलब एक बार सुनने देखने के साथ एक बार लिखना भी हो जाए तो वो अपने आप हमारे दिमाग में बैठ जाता है बेटा। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ 90 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टरेशन करेंगे। प्राइम फैक्टरेशन मैंने बोल रहा था क्या, हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, लोएस्ट प्राइम नंबर से करेंगे। लोएस्ट प्राइम नंबर से करेंगे तो लोएस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, लोएस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, तो लोएस्ट प्राइम नंबर के साथ डिवाइड करते जाएंगे, तब तक करते जाएंगे जब तक वो डिविजिबल हो रहा है। जब डिविजिबल नहीं होगा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर के और चलेंगे, मतलब 3 को चलेंगे, फिर उसी को डिवाइड करते जाएंगे जब तक वो डिविजिबल हो रहा है। फिर अगर नहीं हो रहेगा, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर को जाएंगे, एंड लाइकवाइज विल गो ऑन। ठीक है, will continue dividing with a prime number until unless when it is divisible, when it is not divisible we'll go to the next prime number। ठीक है बेटा, तो देखो 90 90 में यूनिट डिजिट में क्या है, 0 है, तो मैंने क्या बोला था, डिविजिबिलिटी बाय 2 के लिए क्या बोला था, अगर इफ ए नंबर कंटेन्स 0 2 4 और 6 और 8 इन इट्स यूनिट डिजिट देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो 90 के यूनिट डिजिट में 0 है तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो मैं डिवाइड करता हूँ, 45 2 जा 90। अभी देखो ये 45 जो है वो 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, क्यों, यूनिट डिजिट में 5 है, जबकि 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या है हमारा, यूनिट डिजिट में क्या क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8, ये सब होना चाहिए। तो फिर ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, अगर 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो नेक्स्ट नंबर को चलेंगे, क्या है नेक्स्ट प्राइम नंबर, 3। 3 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल क्या था, 3 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल था कि मतलब डिजिट का सम जो है अगर वो 3 से डिविजिबल होगा देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। तो 45 में डिजिट का सम क्या हो जाएगा, 4 + 5 9, 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो 45 को अगर मैं 3 से डिविजिबल, मतलब 9 अगर 3 से डिविजिबल है तो 45 ऑटोमेटिकली 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मैं 45 को 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 को डिवाइड कर रहा हूँ तो 15 3 जा 45, है ना। फिर ये 15 को मैं 3 से फिर से डिवाइड करूंगा, क्यों, देखो 5 + 1 6 होता है, 6 जो है 3 से डिविजिबल है तो 15 जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 5 जा 15। अभी यहाँ पे यूनिट, यहाँ पे प्राइम नंबर आ गया ना, तो यहीं पे बंद कर देना है, जब प्राइम नंबर आ जाएगा तो बंद कर देना है। तो 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू ये लिख सकता हूँ। मतलब क्या हो जाएगा ये, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, ये लिख सकता हूँ, है कि नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं 144 के बाद। 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखो यूनिट डिजिट में 4 है मतलब 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी का टेस्ट का रूल क्या था, यूनिट डिजिट में या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8, ये सब नंबर अगर ये सब डिजिट्स अगर होंगे देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। तो आराम से 144 2 से डिविजिबल हो जाएगा बेटा। तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, देखो यूनिट डिजिट में 2 है, अब भी ये डिवाइड हो सकता है 2 में,
तो 2 में डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 3 जा 6, 1 2 6 जा 12, 36। यूनिट डिजिट में क्या है 6 है, अब भी डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 में डिवाइड करूंगा तो 18 2 जा 36। अब भी यूनिट डिजिट में क्या है 8 है, 8 होगा तो भी डिविजिबल होगा, किसमें 2 में डिविजिबल होगा। 2 में डिविजिबल होगा तो मैं 2 में डिवाइड कर रहा हूँ, 2 9 जा 18। अभी ये 9 जो आ गया, 9 तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट में 9 होगा तो 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या रोल था, यूनिट डिजिट में या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8, इतना होना चाहिए ना। 9 में वो सब नहीं है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो नेक्स्ट नंबर के और चलेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर कितना है बेटा 3 है, तो 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, है ना, 3 3 जा 9। तो हम 144 को क्या लिख सकते हैं, 144 को लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 4 बार 2 है और 2 बार 3 है, 3 इंटू 3 क्या लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2, यही है ना। तो एचसीएफ अगर हम निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं क्या बोला था, जो भी कॉमन फैक्टर्स है उसको लिखेंगे, उसका लोएस्ट पावर का लेंगे, कॉमन फैक्टर्स का लोएस्ट पावर। ये देखो कॉमन फैक्टर्स एक 2 है कि नहीं, और एक कॉमन फैक्टर्स क्या है 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन और कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कॉमन फैक्टर्स एचसीएफ को उसी को लेना है जो दोनों नंबर्स में कॉमन हो, दोनों नंबर्स में कॉमन हो उसी को लेना है। तो मैं 2 ले लिया और क्या ले लिया 3 ले लिया, ठीक है। और 2 का पावर एचसीएफ में क्या बोला था मैंने, लोएस्ट पावर को हमेशा लेना है। तो यहाँ पे 90 में 2 का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पे 140 पर में 2 की पावर 4 है, ठीक है। 1 और 4 में लोएस्ट कितना है 1 होता है, तो 2 का पावर हम कितना लेंगे 1 लेंगे। इसके साथ 3 का पावर देखते हैं, यहाँ पे 3 का पावर 2 है, यहाँ पे भी 3 का पावर 2 है, तो कोई मायने नहीं रखता, हाईएस्ट या लोएस्ट दोनों में सेम ही होगा। तो 3 टू द पावर 2, अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 2 टू द पावर 1 क्या हो जाएगा 2, 3 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा 9, 2 9 से कितना हो जाएगा 18, 2 9 से कितना हो जाएगा 18। ये हमारा एलसीएम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, ये हमारा एचसीएफ हो गया। फिर हम निकालेंगे क्या एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, वैसे ही पहले तो कॉमन फैक्टर्स लिख देना है, तो मैंने पहले 2 लिख लिया और क्या लिख लिया 3 लिख लिया, ठीक है। और कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर लेना है, हाईएस्ट पावर कितना है 1 और 4 के बीच में हाईएस्ट पावर 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 ले लिया। 3 का पावर क्या है 2 है, यहाँ पे भी 2 है, वहां पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों में 2 है, तो मैं 3 का पावर कितना ले लूंगा 2 ले लूंगा। उसके बाद मैंने क्या बोला था, सारे कॉमन फैक्टर्स को हाईएस्ट पावर तक लेने के बाद अगर कुछ नॉन कॉमन फैक्टर्स बच जाता है, अगर कोई नॉन कॉमन फैक्टर्स है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो नॉन कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे क्या है 5 है, तो ये 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बेटा। तो मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 3 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 5 जा 80, 80 इंटू 9 ये हो जाएगा 720। तो एचसीएफ हो गया कितना, एचसीएफ 18 हो गया, एलसीएम 720 हो गया। तो देखो यहाँ पे एक कंडीशन भी है बेटा, अगर कोई नंबर का एचसीएफ और एलसीएम है ना बेटा, एचसीएफ और एलसीएम कोई दो नंबर का निकाल रहे हैं, ये यहाँ पे मैं जितने भी सारे कंसेप्ट बता रहा हूँ सारे के सारे दो नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है बेटा। तो दो नंबर में अगर एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं तो हमेशा एचसीएफ जो है ना एलसीएम का फैक्टर होगा, एचसीएफ जो है वो एलसीएम का फैक्टर होगा, और एलसीएम जो है वो एचसीएफ का क्या होगा मल्टीपल होगा। ये वाला बात याद रख लेना बेटा, हमेशा दो नंबर्स के लिए ये एप्लीकेबल है। देखो 18 जो है वो 720 का एक फैक्टर से, और 720 जो है वो 18 का एक मल्टीपल है। अगर एचसीएफ जो है वो एलसीएम का फैक्टर नहीं होगा तो वो वाला कंडीशन, मतलब वो वाला नंबर्स का वो एचसीएफ और एलसीएम नहीं पॉसिबल नहीं होगा। ये वाला एक क्वेश्चन हम आगे करेंगे, मैंने पहले से ही कंसेप्ट बता दिया, ये इस तरीके का एक क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे, ठीक है। बस ये वाला लाइन लिख लेना, नोट करके लिख लेना, एचसीएफ इज, ये दो नंबर्स के लिए एनी टू नंबर्स, एनी टू नंबर्स के लिए, एनी टू नंबर्स के लिए नोट करके लिखना बेटा, नोट लिख के फिर यहाँ पे लिखना एनी टू नंबर्स का जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ इज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम, एचसीएफ इज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम। और इसका मतलब दूसरी लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं, एलसीएम इज द मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, एलसीएम इज द मल्टीपल ऑफ
HCl। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट थोड़ा नोट करके लिख लेना, अगर हो सके तो रेड पेन पे लिख लेना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, ये वाला समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन में हमारा क्या निकला, हमने क्या किया, बस प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF और LCM निकाल दिया। HCF से क्या किए हैं कि कॉमन फैक्टर्स ले लेंगे, कॉमन फैक्टर्स का लोएस्ट पावर को लेके उसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लिए, जो भी निकलेगा वो HCF होगा। वैसे LCM के लिए क्या किए, LCM के लिए कॉमन फैक्टर्स पहले ले लेंगे और कॉमन फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर लेंगे, कॉमन फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर लेंगे, और उसमें क्या करेंगे, अगर कुछ नॉन कॉमन फैक्टर्स बच गया होगा तो उसको वही कॉमन फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड, इतना तक समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पता नहीं मुझे थोड़ा सर्दी हो गया है, इसलिए नाक बार बार मतलब वहां पे। ठीक है, so HCF and LCM of two numbers are 9 and 360. If one number is 45, find the other number. ये वाला कंसेप्ट भी मैंने बता दिया है क्या, अगर दो नंबर्स का जो भी कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, all are applied to two numbers only. If two numbers are there, their HCF and LCM are given, then the product of their HCF and LCM will be the product of the two numbers. If two numbers are there, their HCF and LCM are given. अगर दो नंबर है, उसका HCF और LCM दिया गया है, तो इसका HCF और LCM का प्रोडक्ट जो भी होगा, वो जो दो नंबर है उसका प्रोडक्ट के साथ इक्वल होगा। मान लो देखो यहाँ पे क्या दिया है, HCF और LCM दे दिया है, एक नंबर भी गिवन है 45, दूसरा नंबर नहीं पता हमको। लेट द सेकंड नंबर इज x, सपोज द सेकंड नंबर इज x। ठीक है, दूसरा नंबर x है, तो हमारे फॉर्मूला जो भी हमने पढ़ा था दो नंबर के बीच में, क्या था फॉर्मूला, HCF into LCM, the product of HCF and LCM will be the product of the two numbers. The product of HCF and LCM will be the product of the two numbers, right? Product of the HCF and LCM will be product of the two numbers, product of the two numbers। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, HCF into LCM क्या हो जाएगा, HCF है 9, LCM कितना है 360, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, मतलब दो नंबर में से एक नंबर को तो पता है हमें 45 है, दूसरा नंबर को हमने x लिया है ना, एक नंबर को, एक नंबर गिवन है 45, दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है x हमने लिया है। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 45 जो है मल्टीप्लाई हुआ है, अगर वो राइट लेफ्ट हैंड साइड को आ जाता है, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड को आ जाता है, वो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 45। अगर 9 को 45 के साथ डिवाइड करता हूँ, 9 5 जा 45, अभी ये 360 को 5 के साथ डिवाइड करता हूँ, तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। तो दूसरा नंबर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 72, मतलब दूसरा नंबर हमारा हो गया 72। समझ में आ गया होगा, कोई मतलब बड़ी वाला बात नहीं है, बड़ी क्वेश्चन नहीं है। क्या था कि दो नंबर दिया है, उसका HCF और LCM दिया है, ठीक है, उसमें से एक नंबर दिया है 45, तो दूसरा नंबर निकालने के लिए बोला है। और हमें क्या पता है कि अगर दो नंबर से दो नंबर का HCF और LCM का प्रोडक्ट जो होगा, वो दो नंबर के प्रोडक्ट के साथ इक्वल होगा। तो HCF इंटू LCM 9 इंटू 360 इज इक्वल टू 45 इंटू एक्स। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 45। तो हमने जो डिवीजन वगैरह कर लिए, तो डिवीजन वगैरह के बाद एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 72 आ गया। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन 3 इंटू 12। मैंने बोला था ये जो स्टार मार्क है ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है। ठीक है, ये जो स्टार मार्क है इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4 इज ए प्राइम नंबर और ए कंपोजिट नंबर। तो ये नंबर प्राइम है या कंपोजिट नंबर है, वो देखने को हमें, वो डिटरमाइन करने को हमें पूछा गया है। ठीक है, कैसे करेंगे ये वाला, देखो मैं तुम्हें अभी अभी बताया था कि यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स हैं, सारे नंबर्स के दो फैक्टर होना ही होना है। मतलब पहला फैक्टर 1 है, दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद है। मतलब सारे नंबर्स में वो दो फैक्टर्स होता है, अगर सिर्फ और सिर्फ वही दो फैक्टर होगा तो वो वाला प्राइम नंबर हो जाएगा। और वही दो फैक्टर के अलावा भी अगर एटलीस्ट एक ज्यादा फैक्टर हो जाएगा, एटलीस्ट एक ज्यादा मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, बहुत ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। तो एटलीस्ट एक फैक्टर अगर ज्यादा हो जाएगा, मतलब दो फैक्टर से एटलीस्ट एक और फैक्टर ज्यादा हो गया, तो वो वाला हो जाएगा कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटा,
तो पहली बात तो ये है कि मतलब इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करने पे जो नंबर ही आएगा, जो नंबर भी आएगा उसके दो फैक्टर कंपलसरी होंगे, है कि नहीं? दो फैक्टर्स कंपलसरी होंगे। एक तो फैक्टर 1 होगा, 1 इज ए फैक्टर, वो तो हमेशा है क्योंकि 1 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है कोई भी नंबर का। 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर। और सबसे लार्जेस्ट फैक्टर क्या होता है? द नंबर इटसेल्फ इज द लार्जेस्ट फैक्टर। तो ये जो नंबर इटसेल्फ विल आल्सो बी ए फैक्टर। नंबर इटसेल्फ will also be a factor, will also be a factor, नंबर itself will also be a factor। इसके अलावा अगर दूसरा कोई फैक्टर हो जाए, मतलब ये दो फैक्टर के अलावा अगर और कोई तीसरा फैक्टर आ जाए तो ये वाला क्या हो जाएगा? प्राइम कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अगर ये दो फैक्टर्स के अलावा और कोई एक एक्स्ट्रा फैक्टर्स आ जाए तो ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर, अगर नहीं आएगा तो ये हो जाएगा प्राइम नंबर। क्लियर है ना बेटा? अगर और कोई फैक्टर्स नहीं आएगा तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। अगर कोई फैक्टर्स ये दो के अलावा नहीं आएगा तो ये वाला नंबर प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर ये दोनों के अलावा एटलीस्ट एक कोई और एक फैक्टर्स आ जाएगा तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो हमें चेक करना है और एक फैक्टर आता है या नहीं आता है, वो हमारा मेन मोटो है। ठीक है, ये नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो ये नंबर क्या दिया है, 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4, है ना? तो ये 3 इंटू 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 4, 12 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 4 इंटू 101 प्लस 4, ये लिख सकता हूँ। तो देखो दोनों में ना, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और यहाँ पे 4 सिर्फ है, इसका मतलब इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होके हुआ है। तो मैं अगर 4 को कॉमन ले लूंगा ना दोनों में, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 101 प्लस यहाँ पे 1, है ना? इतना हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? ये जो पूरा नंबर है, ये जो पूरा नंबर है, इट इज डिविजिबल बाय 4। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होके रहा है, मतलब ये पूरा वाला नंबर जो होगा वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, दैट इज डिविजिबल बाय 4। ये नंबर जो है, जो भी नंबर मिलेगा वो 4 से डिविजिबल होगा। अगर 4 से डिविजिबल होगा उसका मतलब क्या है? 4 इज ए फैक्टर ऑफ दैट नंबर। 4 इज अ फैक्टर, 4 इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर, है ना? वो नंबर का फैक्टर हो जाएगा 4। 4 इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। अगर 4 और एक फैक्टर हो गया, पहले से दो फैक्टर है, 1 एक फैक्टर है, नंबर खुद ही एक फैक्टर है, और हमें क्या पता चल गया? 4 भी एक फैक्टर है। अगर 4 एक फैक्टर है तो फिर ये हमारा जो एक्सप्रेशन है 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा या कंपोजिट नंबर हो जाएगा? तीन फैक्टर्स हमें तो मिल ही गए, एटलीस्ट तीन फैक्टर तो मिल गए, तो ये वाला क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। समझ में आ रहा है? ये वाला क्या हो जाएगा? दिस विल बी ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। ये वाला एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ये कुछ भी मतलब बड़ी बात नहीं है। अगर दो फैक्टर्स के अलावा और एक फैक्टर, हमेशा सारे नंबर्स के एक फैक्टर्स होता है, दो फैक्टर्स होते ही होते हैं। वो दो फैक्टर्स क्या क्या है? एक तो 1 उसके फैक्टर है, और वो नंबर खुद वो वही एक फैक्टर है। सबसे छोटा वाला फैक्टर 1 है, सबसे बड़ा वाला फैक्टर वो नंबर खुद है। अगर वो दो फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वही दो फैक्टर्स है तो नंबर्स को प्राइम नंबर बोला जाता है। और उसके अलावा और एक कोई भी एक फैक्टर हमें मिल जाएगा तो उसको हम कंपोजिट फैक्टर बोलेंगे। तो कंपोजिट फैक्टर बोलने के लिए हमें, मतलब कंपोजिट फैक्टर, अगर हमें कोई एक तीसरा वाला फैक्टर मिल जाता है तो वो कंपोजिट हो जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो प्राइम प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर कोई तीसरा वाला फैक्टर हमें मिल जाता है तो वो वाला कंपोजिट नंबर हो जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो प्राइम नंबर हो जाएगा। वही है, हमें मिल गया तो ये कंपोजिट नंबर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखो ये वाला क्वेश्चन तुम होमवर्क में करके लाना, खुद खुद कर सकते हो। देखो बस मैं समझा देता हूँ। स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट का मतलब क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। मैंने बोला था स्मॉलेस्ट जो है या फिर लोएस्ट जो है या फिर लीस्ट जो है, ये अगर वर्ड यूज होता है तो हम क्या करेंगे? उसको हम क्या करेंगे? हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड में 306 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, फिर 656 का, 657 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। फिर तुम क्या करना? कॉमन फैक्टर्स लेना, कॉमन फैक्टर्स में जो भी हाईएस्ट पावर है उसको ले लेना, और अगर कॉमन फैक्टर्स के बाद
अगर कोई नॉन कॉमन फैक्टर बचता है तो उसको भी मल्टीप्लाई करके तुम डायरेक्टली सब कॉमन मतलब कॉमन फैक्टर टू द पावर हाईएस्ट पावर एंड इनटू नॉन कॉमन फैक्टर, ये सबको मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये वाला क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो कमेंट में बता देना, मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय व्हिच 1200 शुड बी मल्टीप्लाइड टू द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट सो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी ए रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर क्या कि मैंने क्या बोला था, p बाई क्यू फॉर्म में रहना चाहिए और q जो है q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, q जीरो नहीं होगा और p बाई क्यू फॉर्मेट में हमें, देखो रेशनल नंबर में रेशियो छुपा हुआ है ना, तो रेशियो फॉर्मेट में जिसको हम रख सकते हैं उसको रेशनल नंबर बोलते हैं और q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, देखो देखो यहाँ से √2 जो है, √3 है, √5 जो है, ये सारे के सारे रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों, इसको रेशियो के फॉर्मेट में हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो पहले हमें क्या निकालना है कि ऐसे कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर को हमें 1200 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद जो स्क्वायर रूट आएगा ना बेटा, वो स्क्वायर रूट जो आएगा वो क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर रूट, जो प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट आएगा वो एक रेशनल नंबर आ जाएगा। रेशनल नंबर मतलब हम p बाई क्यू फॉर्म में रख सकते हैं। देखो पहले हम 1200 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। देखो यूनिट प्लेस में जीरो है, तो मैंने जब बोला था 2 से ही शुरुआत करना हमेशा, यूनिट प्लेस में जीरो है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 6 12 600, फिर से 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 3 6 300, फिर से 2 से डिवाइड कर रहा हूँ 150। यूनिट प्लेस में अभी भी जीरो है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर से 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 75। अभी देखो यूनिट प्लेस में 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर को चलेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 3 है, और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल क्या था, यूनिट जो भी डिजिट्स है सारे डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 75 में जो डिजिट है क्या क्या है, 5+7 है ना, 5+7 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है, अगर 12 3 से डिविजिबल है मतलब 3 जो है 75 जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 75 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 से डिवाइड करूंगा तो 25 3 75। अभी देखो 2 + 5 7, 7 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं होता है, तो 25 जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 और 3 खत्म हो गया। फिर हम नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या चलेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 5 है, तो 5 जो है 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल क्या था, यूनिट डिजिट में या तो 0 या तो 5 होना चाहिए, तो वो वाला नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। तो 25 के यूनिट डिजिट में 5 है, तो हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 5 5 जा 25। अब तुम पूछ सकते हो कि सर हम पहले भी 5 से डिवाइड कर सकते थे, पहले भी 3 से डिवाइड कर सकते थे, अब 2 से क्यों शुरुआत करते हैं। मतलब देखो करने को कर सकते हो, लेकिन हमारा एक प्रोसेस रहता है कि हम हमेशा स्मॉलेस्ट से लार्जर के तरफ जाते हैं, मतलब पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेते हैं, जब तक वो डिवाइड होते जाता है उसी को लेते जाते हैं, जब डिविजिबल नहीं होता है फिर नेक्स्ट हायर प्राइम नंबर लेते हैं, जब तक वो डिवाइड होते जाता है उसी को लेना है, जब वो डिविजिबल नहीं होता है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर, नेक्स्ट हायर प्राइम नंबर लेते हैं। ठीक है, ऐसा मतलब एक मैथ का क्या डिसिप्लिन बोलते हैं, इसको डिसिप्लिन ऑफ मैथ बोलते हैं, कि ऐसे हम करते जाते हैं। तो 1200 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1200 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 4 टाइम्स है तो 2 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ, इंटू 3 इंटू 5 टू द पावर स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ ना, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, और 2 टू द पावर 4, देखो अभी इसका अगर रूट ओवर निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, वो दिया है इसकी स्क्वायर रूट निकालेंगे ताकि वो रेशनल नंबर हो जाए। ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर हो जाए, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा मतलब ये टोटल का स्क्वायर रूट निकालूंगा, टोटल का स्क्वायर रूट मतलब 2 टू द पावर 4 का भी स्क्वायर रूट निकालूंगा, रूट ओवर ऑफ 3 का भी स्क्वायर रूट निकालूंगा, और 5 टू द पावर स्क्वायर का भी, 5 टू द पावर 2 का भी स्क्वायर रूट निकालूंगा। देखो 2 टू द पावर 4 है, इसका मतलब क्या है, 2 टू द पावर 4 मतलब 4 बार मैं 2 को मल्टीप्लाई किया हूँ, 4 बार मैं 2 को क्या किया हूँ, मल्टीप्लाई किया हूँ। और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, हर एक 2 के लिए एक को हम नीचे ला देंगे, हर एक 2 के लिए एक को हम क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे, मतलब ये 2 में से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक 2 आ जाएगा, ये दो 2 के लिए एक स्क्वायर रूट के लिए हम 2 आ जाएंगे, तो 2 टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 इंटू 2, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 5 इंटू 5,
मैंने क्या बोला, स्क्वायर रूट के लिए हर एक दो के लिए एक को बाहर में लाना है, तो यहाँ पे तो पहले से ही दो है, तो एक 5 को हम निकालेंगे, मतलब रूट ओवर ऑफ 5 स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है। रूट ओवर ऑफ 5 स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है। अभी देखो ये रूट 3 जो है ये क्या है, इरेशनल नंबर। यहाँ पे मैंने बोला था पी वाई क्यू फॉर्मेट में नहीं रख सकते, पी वाई क्यू फॉर्मेट में नहीं रख सकते। अगर ये रूट 3 के साथ और एक 3 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, रूट 3 के साथ में और एक 3 को अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये दो में से एक आ जाएगा, नीचे एक आ जाएगा, आ जाए मतलब 3 हो जाएगा। अगर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वाला एक रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या रेशनल नंबर हो जाएगा बेटा, ये 1200 के साथ और एक 3 अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 3600 हो जाएगा। और 3600 का रूट ओवर क्या होता है, 3600 का रूट ओवर, एक मिनट, ये जो 3600 है इसका रूट ओवर क्या होता है, 3600 का रूट ओवर होता है 60 होता है ना, ये रेशनल नंबर है ना। तो और एक बस 3 मल्टीप्लाई करने से हमारा जो प्रोडक्ट है वो रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस क्या किए, प्राइम फैक्टरेशन कर दिया, देख लिया कि कौन सा मतलब रूट, जहां पर मतलब पहले स्क्वायर रूट निकाल लिया, देखा कि ये जो रूट 3 है वो एक इरेशनल नंबर है, इसके साथ मिनिमम अगर और एक 3 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये रेशनल बन जाएगा। तो वही 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 3600 बन गया, जिसका रूट ओवर 60 हो गया, जो कि रेशनल नंबर है। तो मिनिमम नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, जिसके साथ 1200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा, तो वो क्या है, 3 है। आंसर क्या है, 3 है। होप यू गॉट दिस क्वेश्चन, यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं उस टाइम में डिस्कस कर रहा था, क्या कर रहा था, देखो कैन टू नंबर्स हैव 15 as their HCF and 175 as their LCM। मैंने क्या बोला था बेटा, अगर HCF कोई दो नंबर्स का, हमेशा जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ दो नंबर्स का ही डिस्कस कर रहा हूँ, तो अगर कोई दो नंबर्स का HCF और LCM निकला हुआ है तो हमेशा याद रखना HCF जो होगा, HCF इज ए फैक्टर ऑफ LCM। HCF जो होगा वो एक फैक्टर होना चाहिए LCM का, दो नंबर्स के बीच में, ये जो मैं बोल रहा हूँ दो नंबर्स के बीच में। और जो LCM हुए, LCM क्या है, LCM विल बी ए मल्टीपल, LCM इज ए मल्टीपल ऑफ HCF। ये होने से ही कोई दो नंबर का HCF या LCM हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या है, अगर कोई दो नंबर का 15 HCF है और 175 LCM है तो मैंडेटोरीली 175 जो होगा वो 15 का मल्टीपल होगा, या फिर दूसरे लैंग्वेज में मैं बोल सकता हूँ 15 जो होगा वो 175 का फैक्टर होगा। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, कैन टू नंबर्स ऑफ 15 as their HCF and 175 as their LCM। मतलब क्या है, अगर मैंने प्रूव कर लिया कि मतलब 175 जो है 15 का एक मल्टीपल है, तो वाला ये वाला आंसर यस हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो सकता है 15 HCF और 175 LCM। लेकिन अगर 175 15 का मल्टीपल नहीं हुआ तो ऐसे कोई भी नंबर्स नहीं है दुनिया में जो दो नंबर का HCF 15 होगा और LCM 175 होगा। तो ये टेस्ट कैसे करें, मैं क्या करूंगा, 175 को 15 के साथ डिवाइड करूंगा, अगर रिमाइंडर जीरो आया, अगर रिमाइंडर जीरो आया मतलब 175 इज ए मल्टीपल ऑफ 15, है ना। अगर 175 को मैं 15 के साथ डिवाइड करूंगा, अगर रिमाइंडर जीरो आता है दैट मींस व्हाट बेटा, 175 इज ए मल्टीपल ऑफ 15, अदरवाइज आई कैन से 15 इज ए फैक्टर ऑफ 175। ठीक है, तो मैं देखता हूँ 175 को मैं 15 के साथ, क्या हो गया पेन को, तो देखो 175 को मैं 15 के साथ डिवाइड करता हूँ, 175 को 15 के साथ डिवाइड करता हूँ तो 15 वन जा 15, है ना, 15 वन जा 15, तो 17 माइनस 15 ये 2 हो गया, यहाँ पे 5 आ गया, 15 वन जा 15, तो माइनस कर दिया तो ये क्या आ गया, 10 आ गया, है ना। तो देखो रिमाइंडर 10 आ रहा है, रिमाइंडर 10 आ रहा है, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 10 आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, रिमाइंडर 10 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा 175 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 175, 175 is not a multiple of 15, 175 is not a multiple of 15। अगर मल्टीपल नहीं है तो नो, क्या हो जाएगा आंसर, नो टू नंबर्स कैन नॉट हैव, टू नंबर्स कैन नॉट हैव
can't have 15 as their HCF, 15 as their HCF and 175 as their LCM, and 175 as their LCM। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? आसान है ना? बस ये याद रखना है कि दो नंबर का अगर हम HCF बाय LCM निकालते हैं तो HCF जो होता है वो LCM का फैक्टर होगा और LCM जो होता है वो HCF का मल्टीपल होगा, तभी HCF और LCM पॉसिबल होता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। चलो बाकी जो दो तीन क्वेश्चन हैं ये बाकी तीन क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। तो जरूर मतलब कमेंट करके बताना कि मतलब क्लास कैसा लगा, पढ़ाई मतलब ये जो चल रहा है बेटा ये सारे के सारे मतलब मैं जो पेंडेमिक में बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाए थे ऑनलाइन के वजह से, उसको उनको एक तरीके का मतलब हेल्प करने के लिए मैं एक क्रैश कोर्स दे रहा हूँ। ठीक है, और तुम्हारा कोई भी डाउट हो अगर होगा, देखो अगर कुछ भी डाउट होगा तो देखो इस नंबर में, यहाँ पे एक नंबर है 9937885062, ये नंबर में तुम क्या कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो जो भी तुम्हारा डाउट होगा मैं तुम्हारा सारा का सारा डाउट ले लूंगा वहां पे। ठीक है, और मैं कोशिश करता हूँ कि रेगुलरली डेली बेसिस में मैं एक एक वीडियो अपलोड करते जाऊंगा, और इसमें हम क्या करते हैं कि मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर ये कंटेंट तुम्हें अच्छा लग रहा होगा तो तुम इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर देना, ताकि जितने भी दोस्त तुम्हारे 10th में पढ़ रहे हैं सबको एक तरीके का हेल्प हो जाएगा बेटा, सबका एक तरीके का रिवीजन हो जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। मैं यहाँ पे क्लास कोर्स दे रहा हूँ, तो अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल इसको शेयर और लाइक कर देना। ठीक है, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लास आज का क्लास रखते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे जो भी चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। अगर तुम्हारा कोई पर्सनली मतलब कोई डाउट होगा तो तुम उसको कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, उसको उसके लिए भी मैं एक वीडियो सेशन ले लूंगा। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।